एक बार फिर आप सभी लोगों का पॉलिटी की सीरीज़ में स्वागत है। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो भारत का संवैधानिक विकास। किस प्रकार भारतीय संविधान का विकास हुआ, क्या क्या स्टेप्स रहे, क्या क्या सीढ़ियाँ थीं जिसने आज के संविधान को उस प्रारूप को देने में हमारी मदद की। तो भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ने के लिए हम लोग पहले इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। देखिए 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अंग्रेज़ों को एक सर्टिफिकेट दिया, एक प्रमाण दिया, एक अनुमति दे दी कि आप पूर्व के देशों में जाइए और व्यापार करिए। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और किस उद्देश्य से आई? व्यापार करने के उद्देश्य से। उनका प्राइमरी उद्देश्य ये कहीं नहीं था कि भारत के प्रशासन को भी देखेंगे, भारत के शासन में भी भाग लेंगे। उनका मेन उद्देश्य क्या था कि व्यापार। तो व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि व्यापार के साथ साथ या व्यापार को भूलकर वो यहाँ पर शासन करने लगे। क्या चेंजेस आ गए कि वो व्यापार करने की बजाय यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिए, और क्या सीढ़ियाँ थीं जिनको फॉलो करते करते वो इस स्टेप पे पहुँच गए कि हम व्यापार छोड़कर अब प्रशासन ही देखते हैं। तो आइए देखते हैं उन सभी चीज़ों को। सबसे पहले हमको पता है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई से अंग्रेज़ों ने ये साबित किया कि हमारा अस्तित्व केवल व्यापार तक नहीं है, हम भारत की राजनीति में भी अब आ चुके हैं, बंगाल की राजनीति में भी आ चुके हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ों को एक आंशिक रूप से या कह सकते हैं पूर्ण रूप से जीत प्राप्त हुई। और इसके बाद 1764 के बक्सर के युद्ध ने यह साबित कर दिया कि यहाँ के वास्तविक शासक अंग्रेज ही हैं, क्योंकि आपको पता है कि बक्सर के युद्ध में कई महाशक्ति भारत की तरफ से लड़ रही थी, चाहे वो अवध के नवाब हों, चाहे बंगाल के नवाब थे, और जो हमारे शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट थे, ये सब मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे और इन सभी लोगों की हार हुई थी। तो एक तरीके से अंग्रेज़ों ने ये साबित कर दिया कि अब थोड़ा सा हम लोग राजनीति में भी आएंगे। राजनीति में इसलिए क्योंकि एक देश की इतनी बड़ी बड़ी सत्ताओं को हराकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वर्चस्व साबित कर दिया था, और व्यापार से वो हटकर शासन प्रशासन में भाग लेना शुरू कर दिए। इसके क्रम में देखिए होता क्या है, सबसे पहले अंग्रेज अपने नियम कानून बनाना शुरू करते हैं, या कह सकते ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कुछ नियम कानून बनाना शुरू करती है। और बाद में ब्रिटेन की संसद, देखिएगा कई बार यहाँ कन्फ्यूजन ये होती है कि ये काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है या ये काम ब्रिटेन की संसद कर रही है। तो शुरुआती दौर में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सारे काम किए, व्यापारिक काम भी किए, और प्लासी और बक्सर में भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम भारत की सत्ता पर भी अपनी पहुंच बना सकते हैं। फिर जब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहीं से शुरुआत होती है संवैधानिक विकास की। यहीं से वो नींव पड़ जाती है कि भारतीय संविधान बनना शुरू हो जाता, अंकुर इसमें फूटने लगता है। क्या होता है 1773 में, सबसे पहले इसको जानते हैं। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण। वही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई थी, परंतु यहाँ के प्रशासन में भाग लेने लगी, यहाँ के शासन में भाग लेने लगी, तो उस पर ब्रिटेन की सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटेन की संसद ने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो हमको समझना होगा कि कंपनी पर सबसे पहले संसदीय नियंत्रण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित किया गया।
इसके बाद देखिए गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल। सबसे पहले बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति होती थी और आपको पता है सबसे पहले बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। अब इस गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, इस नाम से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि गवर्नर में और पावर आ गई। गवर्नर से अब क्या बन गया वो, गवर्नर जनरल। और इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के पहले गवर्नर तो हो जाएंगे आपके रॉबर्ट क्लाइव, और गवर्नर जनरल को देखा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ ही साथ इसमें 4 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी जो उनकी सहायता के लिए बनी थी, इसमें 4 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया। मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पर, 4 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया। इस प्रकार गवर्नर जनरल प्लस उनकी परिषद के 4 सदस्य, कुल मिलाकर 5 सदस्य हो गए। और यहाँ पर ये बात जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि जब भी कोई मैटर हो, जब भी कोई बात फंसती थी, जहाँ ये लगता था कि सभी की राय ज़रूरी है, तो वहाँ एक लोकतांत्रिक तरीके से काम होता था। अगर 5 सदस्यों में से किसी 3 सदस्य ने हाँ कर दी तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर हाँ हो जाता था, और अगर 3 लोगों ने मना कर दिया तो मना हो जाता था। एक तरीके से कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल का जो अधिकार था वो तभी प्रयोग कर सकता था जब उसके सभी सदस्य चाह रहे हों। और यहाँ पे हमको थोड़ी सी नींव दिखती है लोकतंत्र की, पहली बार, क्योंकि जो काम हो रहा है वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा था। इसके बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इसी एक्ट के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और 1774 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक है, पहली बार। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल किए गए। लिख भी सकते हैं आप लोग 3 अन्य। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इल्जा इम्पे को चुना गया। इल्जा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए, और 3 अन्य न्यायाधीश के रूप में हम लोग चैम्बर्स, लिमस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसके बाद कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था में बांटा गया। देखिए, हमने सबसे पहले देखा कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो चुका है, मतलब ये कहीं ना कहीं कंपनी नियंत्रित हो रही है ब्रिटेन से। अब वहीं ब्रिटेन से ही कंपनी को चलाने के लिए 2 और संस्थाएं बनी, एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स था, ये एक निवेशक समूह था जो निवेश कर रहा था भारत में, और इसी के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 24 सदस्य चुने जाते थे, और इन 24 सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के पद पर रहता था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, इन दोनों के माध्यम से कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, जिसमें हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग बंदोबस्त कानून भी बोलते हैं, सेटलमेंट या बंदोबस्त 1781 में आया था। इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं थी। 1773 में जो जो खामियां थीं उसको दूर करने के लिए इसको बनाया गया था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है, संसदीय नियंत्रण और बढ़ गया।
धीरे धीरे आप देखेंगे कि ब्रिटेन की जो संसद है वो कंपनी पर अपना नियंत्रण बढ़ाती जा रही और एक स्थिति ऐसी आएगी बाद में कि कंपनी समाप्त हो जाएगी और ब्रिटेन की संसद डायरेक्ट यहाँ पर अपना रूल करने लगेगी। संसदीय नियंत्रण और बढ़ा। अब इन्होंने फिर पुनः बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये ब्रिटेन की संसद का जो कैबिनेट में एक मंत्री होता था वो इसका अध्यक्ष होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। और ये बनाई गई थी स्पेशली राजनीतिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य को शामिल किया गया था। इसके बाद देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले के लिए थे। अब देखिए ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी इसमें 4 सदस्य की जगह अब 3 सदस्यों को रखा गया। 4 सदस्य होने से उसकी शक्ति थोड़ी सी कम हो जा रही थी। अब 3 ही लोग सलाह देने वाले होंगे, क्योंकि अब जब वोटिंग होगी तो 3+1 एक गवर्नर जनरल और 3 अन्य सदस्य। तो जब 4 सदस्य वोटिंग करते थे और केस में 2 और 2 का मत बराबर हो जाए तो गवर्नर जनरल के मत जिधर रहेगा उसको पारित माना जाता था। तो इसके तहत थोड़ा सा गवर्नर जनरल की शक्ति में विस्तार किया गया। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। जब कंपनी यहाँ पर आई थी परमिशन लेके तो 15 वर्षों के लिए ही आई थी मात्र, पर समय समय पर उसका कार्यकाल बढ़ता रहा और 1793 में हम लोग देखेंगे कि कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब 20 वर्षों के लिए तो 1893 से 1813 पे आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। हाँ, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। तो जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे और उनके कर्मचारी थे, उन सभी को जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। 1793 में ये व्यवस्था की गई। इसके बाद 1813 का चार्टर। 1813 का चार्टर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से शुरू होता है प्रश्नों का असली क्रम। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं और कई पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं। 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ा तो 1813 तक अब शासन हो गया था। फिर 1813 में क्या होता है कि 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाता है कंपनी का शासन। तो 13 से पहुंच जाएंगे लोग 33 पे, जो भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, एक तरीके से मोनोपोली थी, उसका एकाधिकार था। पर 1813 एक ऐसा सन जिसमें व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और ये प्रश्न कई बार पूछा जाएगा आपसे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, या इसको दूसरे तरीके से पूछेगा चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार कब तक कंपनी को प्राप्त रहा। देखिए व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त तो किया गया, परंतु चीन और चाय इन दोनों के साथ एकाधिकार इनको प्राप्त रहा। मतलब चीन और चाय के साथ कोई भी व्यापार अदर कंपनी नहीं करेगी। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार उसको प्राप्त रहा, परंतु बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। इसके बाद कंपनी द्वारा शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया। और यह प्रावधान करने के पीछे यह मंशा नहीं थी कि भारत के लोग बहुत प्रबुद्ध हो जाएं, पढ़ने लिखने में तेज हो जाएं या शिक्षा बहुत अच्छी हो जाए। वो एक दिखावा मात्र कर रहे थे कि देखिए हम भारत के वेलफेयर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, यहाँ के शिक्षा के लिए भी हम लोगों ने बजट में अपना प्रावधान रखा है। तो कहीं ना कहीं वो भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, सिंपैथी दिखा रहे थे। बहरहाल शिक्षा पर उन्होंने 1 लाख रुपए का व्यय
सैंक्शन किया। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बार कब ईसाई मिशनरियों को, ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति मिली? ईसाई मिशनरियों या पादरियों को भारत में आने की अनुमति कब मिली? तो 13 में, 1813। अब हम लोग कह सकते हैं 13 को पढ़ेंगे 13 भला हो। भला किसका हो? ईसाई लोगों का। 13 भला हो ईसाई लोगों का, क्योंकि जितने हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को कि 13 में ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिली, कि 93 में मिल गई थी, कि 33 में मिली, कि 53 में मिली। तो 13 भला किसका भला? ईसाइयों मिशनरियों का। और उनके आने के पीछे लॉजिक क्या था कि वो भारत आएंगे और भारतीय लोगों को शिक्षा देंगे, उपदेश देंगे और उनको प्रबुद्ध बनाएंगे। ये उनके आने के पीछे उद्देश्य था। तो इसको एक बार फिर हम देख लेते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इल्ज़ा इम्पे यहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश बने और साथ ही साथ 3 अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए बनाया गया। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए। 1793 का चार्टर भी वेतन आदि भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और 1813 से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, किंतु चीन और चाय के साथ व्यापार करने की अनुमति थी और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिली। चलिए अब देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें फिर सबसे पहला काम 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया कार्यकाल। कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। तो इसको याद करते समय आप लोग को ज़्यादा याद नहीं करना है, 73 का याद करना है, फिर 81, 84, ये तो थोड़ा मिस मैनेज वे में चला। जहाँ 93 आप पहुँचे फिर 20 वर्षों के लिए आपको बढ़ा देना है। 1793 फिर 20 साल जुड़ेगा तो 1813, फिर 20 साल जुड़ा तो 1833, इस हिसाब से बढ़ता रहेगा। अब देखिए 1833 में फिर 20 साल बढ़ाया गया तो 1853। और अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो हम लोग का भारत का संवैधानिक विकास है, इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। रीज़न क्या है, एक तो बहुत लंबा है, एक लेक्चर में बहुत लंबा हो जाता, और दूसरा रीज़न ये है कि 1858 से कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वहाँ से, जहाँ से कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और ब्रिटेन की संसद सीधे अपना नियंत्रण रख लेगी भारत पर। तो यहाँ तक के जो मामले थे वो कंपनी के थ्रू थे, पर जो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे वो संसद जो अपना नियंत्रण भारत पर रखना डायरेक्ट शुरू कर दी थी, वहाँ से देखेंगे। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे ज़्यादातर आपको चार्टर एक्ट दिखेंगे सारे, और 1858 से आपको यही चार्टर अब क्या बनने लगेंगे, अधिनियम। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तो 20 वर्षों के लिए शासन को बढ़ा दिया गया। इसके साथ जो इनको व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था चीन और चाय के साथ, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो चीन और चाय का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। अब पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि कंपनी का कोई भी एकाधिकार नहीं रहा। अब कंपनी के पास नॉर्मल पावर्स थी, जैसे अदर लोग थे वैसे ही कंपनी थी। यहाँ पर एक चीज़ और की गई कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त तो हो गया, अब कोई भी ब्रिटेन से आकर यहाँ पर अपना व्यापार करे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के साथ भी। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अस्तित्व पर एक खतरा सा मंडराने लगा था यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं कंपनी के अधीन जो भी पद थे
उसमें किसी जाति, धर्म और वर्ग का हो या किसी भी रंग का हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कंपनी के अधीन जो भी पद होते थे उस पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति और धर्म के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। और यहाँ पर एक नींव और पड़ी थी जिसको हम लोग 1853 में देखेंगे। यहाँ पर एक प्रयास किया गया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। इसका एक प्रयास किया गया था 1833 में, पर वो सफल कब होगा? 1853 में। तो आपसे अगर प्रयास की बात करेगा तब 33, अदरवाइज कब से शुरू हो गया तो अभी हम लोग 1853 में उसको देखते हैं। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को हम लोगों ने देखा। सबसे पहले बंगाल का क्या था? गवर्नर। उसके बाद बंगाल का ही बना दिया गया, इसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहले गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया गया। अब इस बार पूरे भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे इनकी पहुंच बंगाल से होते होते पूरे भारत तक बन चुकी है। अब जो भी गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का होगा। और इस प्रकार भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो देखिए पूरे भारत की बात हो रही है और पहले गवर्नर जनरल की बात हो रही है। अगर आप लोग क्रिकेट खेलेंगे तो उससे रिलेट कर लीजिएगा। सबसे पहले आदमी क्या चाहता है? बैटिंग चाहता है ना, बॉलिंग या फील्डिंग नहीं करना चाहता, सबसे पहले बैटिंग करना चाहता है। तो गवर्नर जनरल भी सबसे पहले कौन बना पूरे भारत का? जो बैटिंग करता होगा। तो विलियम बेंटिंक आपको याद रहेगा। अदरवाइज़ बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि बंगाल का पहला कौन था गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर पहला कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। इसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अभी तक हम लोग जो देखते आए हैं कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, आपने देखा सबसे पहले 4 सदस्य थे, फिर पिट्स इंडिया एक्ट में इसको 4 की जगह 3 कर दिया गया था। अब जो गवर्नर जनरल की परिषद में थी उसमें एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। विधि सदस्य आप समझ रहे होंगे, विधि मतलब कानून। एक कानूनी सदस्य के रूप में चौथा सदस्य चुना गया। तो पहला विधि सदस्य आपसे अक्सर पूछा जाता है लॉर्ड मैकाले। ये कहीं नोट कर लीजिएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहला विधि सदस्य शामिल किया गया लॉर्ड मैकाले को, और बाद में 1934 में विधि आयोग के अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। तो लॉर्ड मैकाले आप याद रखिएगा विधि सदस्य के रूप में। इसके बाद 1833 का जो एक्ट था उसी के तहत 1843 में, मतलब 10 साल बाद, लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। तो ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते आए होंगे कि दास प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो। और कब किया? 1843 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1843 दास प्रथा का अंत, और किया किसने? एलन बरो। एलन बरो ने दास प्रथा का अंत किया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए 20 वर्षों के लिए यहाँ बढ़ा था और फिर हम लोग पहुँचे थे 1853 में। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 से घटाकर 18। देखिए हम लोग फिर पीछे आते हैं यहीं पे, ये देखिए जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई थी। एक चेंज तो ये आया, बाकी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, सिविल सेवा की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन। देखिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षाएं
पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया कब? 1853 में। ये ज़रूर याद रखिएगा, 1853 में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। देखिए इसको भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को याद रहता है कि 1853 में पहली ट्रेन चली थी। अब उस ट्रेन में मान लीजिए आपको नौकरी करनी होती, तो उसके लिए आपको पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। तो इससे याद हो जाएगा आपको कि 1853 में जो ट्रेन चली थी उसमें नौकरी के लिए हमको प्रतियोगी परीक्षाएं देनी थी। विधि सदस्य, देखिए विधि सदस्य जो लॉर्ड मैकाले थे, इनको पूर्ण दर्जा दिया गया। पूर्ण दर्जे का मतलब यहाँ पर इनको शामिल तो कर लिया गया था विधि सदस्य के रूप में, पर इनको वोट देने का अधिकार यहाँ पर नहीं मिला था। अगर इनको केवल इतना अधिकार प्राप्त था कि कोई विधि के मामले हो तो आप उनसे सलाह ले लीजिए, वो सलाह देंगे, पर वोट देने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर इनको पूर्ण दर्जा मिल गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में ये स्थायी सदस्य के रूप में रहेंगे। और बाद में 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति भी की जाती है। इसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल के कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जो कार्य करने वाली लोग होंगे वो अपना कार्य अलग से देखेंगे, और जो इनका विधायिका होगा, कानून बनाने वाली संस्था होगी, वो अलग होगी। पहले क्या था, वही लोग शासन भी कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, और वही लोग कानून भी बना रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा पृथक्करण कर दिया गया। तो मैं एक बार 2, 3, 4 जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसके बाद आप आ जाइए सीधे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस चीज़ के लिए बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस चीज़ के लिए बनाया गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए। व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, या चीन और चाय के साथ व्यापार करने की अनुमति कब मिली, ये। और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति कब मिली। साथ ही साथ विधि सदस्य के रूप में पहले किसको शामिल किया गया। 1843 में एलन बरो द्वारा दास प्रथा का अंत। और लास्ट में सिविल सेवा की भर्ती एवं चयन हेतु 1853 में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि 1858 मतलब 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि 1853 के बाद 57 की क्रांति होती है, जिसने पूरी तरीके से अंग्रेज़ों को हिलाकर रख दिया था। और तुरंत 1858 में कई सारे नियम कानून अलग से बनते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और वो भी बेहद इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। बहुत बहुत धन्यवाद।